बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। TLP का यूनिट 1 और यूनिट 8 हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 जो कि लर्निंग स्टाइल, लर्निंग मॉडल्स एंड लर्निंग थ्योरीज़ पे हैं। इस यूनिट में हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स डिस्कस करेंगे, लर्निंग को डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट डिफिनीशंस पढ़ेंगे और लर्निंग मॉडल्स और लर्निंग थ्योरीज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स है कि इस यूनिट के अंदर लर्निंग को डिफ़ाइन करेंगे, लर्निंग सीरीज़ ऑपरेशंस जो होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, लर्निंग स्टाइल्स को डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हम पढ़ेंगे और लर्निंग मॉडल्स डिस्कस करेंगे। विजुअल लर्निंग किस तरह होती हैं, ऑडिटरी लर्निंग किस तरह होती हैं, काइनेस्थेटिक लर्निंग किस तरह होती हैं, इनमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इसके अलावा अपनी जो लर्निंग स्टाइल है उसको फाइंड आउट करना हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लर्निंग स्टाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इस यूनिट के पार्ट 1 पे है। इस वीडियो लेक्चर के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी। लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि लर्निंग इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर विच इज़ एसोसिएटेड विद successive presentation of a situation, repeated efforts of individual to react to it effectively। यानी लर्निंग एक प्रोग्रेसिव चेंज होती है बिहेवियर में। लर्निंग के साथ, वक्त के साथ साथ बिहेवियर में प्रोग्रेसिवली चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी हमारी एक्सपीरियंस हो जाती है, कोई भी चीज़ हम लर्न कर लेते हैं और फिर उस सीखी हुई चीज़ या फिर उस एक्सपीरियंस या फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड हम डिफरेंट एफर्ट्स के थ्रू रिस्पॉन्स देते हैं। यानी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती हैं उस स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड, उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो ये लर्निंग कहलाती है। Any relatively permanent change in behavior or behavior potential that result from experience or practice। या फिर हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी परमानेंट चेंज हमारे बिहेवियर में या फिर बिहेवियर पोटेंशियल्स में। तो स्टूडेंट्स, बिहेवियर पोटेंशियल क्या होती हैं? बिहेवियर पोटेंशियल हम सर्टेन बिहेवियर को कहते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड स्पेसिफिक रीइंफोर्समेंट के थ्रू हमारी कोई स्पेसिफिक बिहेवियर बन जाती है उस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की वजह से, तो वो कहलाती है बिहेवियर पोटेंशियल। तो हमारी पूरी बिहेवियर में या एक ख़ास स्पेसिफिक बिहेवियर में, बिहेवियर पोटेंशियल मीन्स एक ख़ास स्पेसिफिक बिहेवियर, तो हमारी पूरी बिहेवियर में या हमारी स्पेसिफिक बिहेवियर में जो परमानेंट चेंजेस आते हैं किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से, किसी भी प्रैक्टिस की वजह से, तो वो लर्निंग कहलाती है। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड स्किल्स, के नॉलेज की हुसूल, एटीट्यूड्स, हैबिट्स और स्किल्स के हुसूल को भी हम लर्निंग कह सकते हैं। तो डिफरेंट डिफिनीशंस दी गई हैं। लिखा है द मेंटल एक्टिविटी बाय मीन्स ऑफ विच नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, एप्रिशिएशंस एंड आइडियाज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्टिंग इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कि लर्निंग एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमें नॉलेज मिलती है, हमें स्किल्स मिलते हैं, हमें एटीट्यूड्स, हमारे जो एटीट्यूड्स है वो डेवलप हो जाते हैं, हमें एप्रिशिएशन मिलती है लोगों से। जब हम कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं तो हमारी तारीफ़ें होती हैं, एप्रिशिएशन हम ले लेते हैं, हम आइडियाज़ ले लेते हैं लर्निंग से। और इन सब की वजह से, नॉलेज के हुसूल की वजह से, स्किल्स के, एटीट्यूड्स के, एप्रिशिएशन के और आइडियाज़ के हुसूल की वजह से हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो इस प्रोसेस को लर्निंग कहा जाता है। द एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ पास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो जाहिर सी बात है कि जो भी न्यू नॉलेज, जो भी न्यू एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाती हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसकी जब हम तशरीह करते हैं, उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको समझने के लिए हम अपने पास्ट नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस की रोशनी में उसको तशरीह करते हैं।
तो ये हमेशा होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई न्यू चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं या फिर कोई न्यू एक्सपीरियंस हमारी हो जाती है, तो हम अपने जहन में छुपे हुए पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट नॉलेज को तलाश करते हैं और न्यू वन को उसके साथ लिंक करके देखते हैं। इसके बाद ही हम जो न्यू नॉलेज है वो सीखते हैं। An individual attempt to overcome some barriers to adjust themselves to a new situation। हर एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, हर एक इंडिविजुअल को कुछ बैरियर पे काबू पाने की कोशिश करनी होती है, कुछ बैरियर्स पे काबू पाने की कोशिश करनी होती है और इन कोशिशों की वजह से ही वो ख़ुद को नए सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है। तो कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए कुछ बैरियर्स जो है वो हमने ख़त्म करने होते हैं, कुछ बैरियर्स पे काबू पाने होते हैं। जैसा कि अगर कोई नई चीज़ हम सीखते हैं और उससे रिलेटेड कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारे जहन में मौजूद है, लेकिन हमें ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं कि जो न्यू वन है, तो ये न्यू वन जो कंसेप्ट आई हुई है ये मोर रिलिएबल है, मोर जो है वो सही है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट वन। तो फिर ये एक बैरियर है हमारे सामने कि हम अपने पास्ट वन जो नॉलेज है उसको ख़त्म करके, उस पर काबू करके, इस बैरियर पे कि हमारे जहन में जो क्वेश्चन आ रही है कि पास्ट में मैंने ये सीखा था वो सही है, तो वो जो क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहे हैं वो एज ए बैरियर है, तो उन पे हमने काबू पाना है और हमने उस पास्ट जो हमारे पास नॉलेज थी, जो कि अभी हमें पता चली है कि वो इतना सही नहीं है जितना कि न्यू वन है, तो उसको हटा के अब हमने न्यू वन जो है उसको अंडरस्टैंड करनी है और उसको अपने माइंड में स्टोर करना है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ए क्वांटिटेटिव इंक्रीज़ इन नॉलेज, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज़ इन नॉलेज है, यानी नॉलेज में क्वांटिटेटिवली नॉलेज की मकदार में दिन ब दिन लर्निंग के थ्रू इजाफा होता जाता है। एक्वायरिंग फॉर्मेशन ऑफ नोविंग ए लॉट, यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लर्निंग मीन्स नोविंग ए लॉट, कि बहुत ज़्यादा कुछ जानना लर्निंग कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ मेमोराइजिंग स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रिप्रोड्यूस, ये लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम मेमोराइजिंग भी कह सकते हैं कि जिसमें हम किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और फिर जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा से उसे बाहर निकालते हैं, उसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं। एक्वायरिंग फैक्ट्स स्किल एंड मेथड्स दैट कैन बी रिटेन्ड एंड यूज्ड एज नेसेसरी, हम इस तरह भी लर्निंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फैक्ट्स को, स्किल को, मेथड्स को एक्वायर करते हैं, यानी हम फैक्ट्स सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, मेथड्स सीखते हैं और उनको हम रिटेन करते हैं, उनको हम बरकरार रखते हैं और जिस वक्त हमें चाहिए होती हैं, हम उनकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त हम उन्हें यूज़ करते हैं। मेकिंग सेंस और एब्स्ट्रैक्टिंग मीनिंग, हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेंस बनाते हैं, हम कोई मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, कोई डीप मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू ईच अदर एंड टू द रियल वर्ल्ड, हम क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जब हमारे सामने आ जाती है, सब्जेक्ट मैटर मीन्स कोई भी टॉपिक जब हमारे सामने आ जाती हैं तो हम उस टॉपिक के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और फिर उन पार्ट्स को हम रियल वर्ल्ड के साथ उनको रिलेट करते हैं। हम इन ए सेंस ऑफ रियल वर्ल्ड उस नॉलेज को, उस सब्जेक्ट मैटर को, उस टॉपिक को समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये लर्निंग कहलाती है। इंटरप्रिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रियलिटी इन डिफरेंट वे, हम क्या करते हैं, रियलिटी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशरीह करने, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रियलिटी लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट तरीक़ों से रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि कंप्रीहेंडिंग द वर्ल्ड बाय री इंटरप्रिटिंग नॉलेज, हम नॉलेज को बार बार री इंटरप्रीट करके, बार बार उससे खुलासा निकाल के पूरी दुनिया को, यानी इस दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। यही लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज को यूज़ करते हुए दुनिया में जो सब काम हो रहे हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। लर्निंग सीरीज़ ऑपरेशंस, यानी लर्निंग सीरीज़ ऑपरेशंस का मतलब ये है कि लर्निंग का जो प्रोसेस है उसे मुकम्मल होने के लिए उसमें कुछ सीरीज़ है जिनको एक के बाद एक को पूरा होना है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। वो सीरीज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशंस हैं, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर एनालिसिस है, फिर वैलिडेशन है और फिर इवैल्यूएशन है।
यानी सबसे पहले लर्निंग प्रोसेस में कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी प्रैक्टिस हमारे सामने आ जाती हैं तो पहले हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम उसकी वैलिडेशन करते हैं और वैलिडेशन करने के बाद हम इवैल्यूएशन करते हैं। और जब इन 5 फेजेस से हम गुज़रते हैं, इन 5 सीरीज़ से हम गुज़रते हैं, तभी जाके हमारी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट 1 सीरीज़ जो ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नोटिंग डिटेल्स, अटेंडिंग, सीइंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इवेंट ए सिचुएशन, कि इसमें हम जो डिटेल्स है उनको जस्ट नोट आउट करते हैं, हम देखते हैं। यानी कोई अगर सिचुएशन आ जाती है, कोई इवेंट आ जाती हैं, कोई एक्सपीरियंस आ जाती हैं, तो उस कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर क्या कुछ चीज़ें होती जा रही हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अटेंड करते हैं। अटेंड करना मीन्स के बी प्रेजेंट ऑन, हम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हम जस्ट देख रहे होते हैं। तो ये जस्ट प्रेजेंट होना और देखना एक सिचुएशन के पूरे कोर्स को, तो ये कहलाती है हमारी ऑब्जर्वेशन। इसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, रिकॉलिंग एंड वर्बलाइजेशन व्हाट वेंट ऑफ टेलिंग इट टू समवन, राइटिंग इट डाउन, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा एक्सपीरियंस। डिस्क्रिप्शन में हमारी जो एक्सपीरियंस हुई होती हैं, उस एक्सपीरियंस के दौरान जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनको हम लिखते हैं, उनको हम रिकॉल करके वर्बलाइज करते हैं, यानी दूसरों को बताते हैं, दूसरों तक ये जो पहुंचाना है इन बातों को, ये वर्बलाइजिंग कहलाती है। तो ये रिकॉल करना, वर्बलाइज करना, उसको लिखना, उसमें जो इन्फॉर्मेशंस थी उनकी कलेक्शन करना, ये डिस्क्रिप्शन कहलाती है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एंड सिग्निफिकेंट मीनिंग, उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, उसकी जो पॉसिबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद एब्स्ट्रैक्टिंग द एसेंस फ्राम ए वैरायटी ऑफ डिटेल। एसेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, एसेंस रस को कहते हैं। ये जो हम जो डिफरेंट फ्रूट होते हैं, तो इनकी जो हम रस निकालते हैं, फ्रूट्स की रस, तो उसी रस को कहा जाता है एसेंस। तो हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी कुछ हम लर्निंग करते हैं, डिफरेंट डिटेल हमारे सामने आ जाती हैं। एक्सपीरियंस के दौरान भी हमें डिफरेंट डिटेल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका एक ख़ास मकसद होता है। उस ख़ास मकसद को कहा जाता है एसेंस ऑफ दैट सिचुएशन, एसेंस ऑफ दैट एक्सपीरियंस, एसेंस ऑफ दैट प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस के अंदर आके हम वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मकसद है उस एक्सपीरियंस का, उस प्रैक्टिस का, उसको हम निकालते हैं। तो ये हम एनालिसिस के अंदर करते हैं। इसके बाद कंपेयरिंग एंड नोटिंग सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, ये जो हमने हमारी जो एक्सपीरियंस हुई है, इसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ हम कंपेयर करते हैं। अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कोई इस जैसा, तो फिर हम दूसरे जो बुक्स में दिए गए, जो इससे रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस हैं, वो हम कंपेयर करते हैं और फिर उनमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को निकालते हैं। तो एनालिसिस के अंदर हम पॉसिबल और सिग्निफिकेंट मीनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, हम वैरायटी ऑफ डिटेल से एसेंस को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को कंपेयर करते हैं। फिर वैलिडेशन की बात आ जाती है, जो कि 4th सीरीज़ है लर्निंग का। तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वैलिडेशन का मतलब है साबित करना, तौसीक करना। तो इसमें हम उस चीज़ से रिलेटेड कोई एविडेंस हम तलाश करते हैं, कोई आर्गुमेंट तलाश करते हैं और उसको साबित करने की, उसकी तौसीक करने की कोशिश करते हैं। चेकिंग द मीनिंग एंड द इन्फेरेंसेस डिराइव्ड बाय द लर्नर विद ऑल द रीडिंग्स एक्सेट्रा टू सी इफ देयर इज एग्रीमेंट। मतलब ये कि अब जो कोई एक्सपीरियंस हमारे सामने आई है, या कोई लर्निंग, कोई बुक हम लर्न कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो उससे हमने जो मीनिंग निकाली है, हमारे जहन में उसका जो खुलासा है, उसको हम देखते हैं कि क्या दूसरे लोगों के भी, ऐसे लोग जो दूसरे रीडिंग कर रहे थे, तो उससे भी क्या यही खुलासा निकलती है या नहीं, क्या उससे भी यही मीनिंग निकलती है या नहीं। हम चेक करते हैं कि हमें कोई एविडेंस मिलती है इस बात की कि नहीं, कि हमने जो मीनिंग लिया है ये सही है या नहीं। ये चीज़ हम वैलिडेशन के अंदर करते हैं। उसके बाद लास्ट में जाके इवैल्यूएशन होती है।
इवैल्यूएशन के अंदर टेस्टिंग द लर्निंग प्रोडक्ट्स थ्रू यूजेज, जो हमने जो कुछ सीखा हुआ है, जो कुछ लर्निंग प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, तो उनको हम यूजेज के थ्रू देखते हैं, यानी अपने बिहेवियर में चेंजेस के थ्रू देखते हैं कि हमारे बिहेवियर में जो कुछ चेंजेस आई हैं उनको हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हमें मालूम हो जाती है कि हमने क्या सीखा हुआ है, हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आई है वो किस किस्म की चेंजेस आई हुई हैं। इसके बाद है लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेटजीज कहते हैं हिकमत अमली को। तो लर्निंग स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोगों की अलग अलग लर्निंग उनकी वे ऑफ लर्निंग होती हैं, और उस वे ऑफ लर्निंग के अंदर वो डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, डिफरेंट वो तरीके इस्तेमाल करते हैं, और उन तरीक़ों की वजह से उनको आसानी हो जाती है रीडिंग करने में, उनको जो है जल्दी से याद हो जाता है। तो ख़ुद से जल्दी से याद करवाने के लिए, ख़ुद से अच्छे से रीडिंग करवाने के लिए जो कुछ काम हम करते हैं, तो वो हमारी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ कहलाती हैं। लिखा है rules, principles and procedures used to facilitate learning, frequently applicable to a variety of specific learning tasks। कि कोई एक बंदा डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करता है, जिनके थ्रू उसको फैसिलिटेशन मिलती है लर्निंग में, और वो बार बार इनको अप्लाई करता है। उसको स्पेसिफिक लर्निंग टास्क जब मिलते हैं तो उन लर्निंग टास्क के लिए बार बार वही रूल्स, वही प्रिंसिपल्स, वही प्रोसीजर्स वो अप्लाई करता है, और उनकी वजह से उसको फैसिलिटेशन मिलती है, वो फैसिलिटेट हो जाता है, उसको आसानी मिलती है वो चीज़ लर्न करने में। तो ये उसूल्स, ये प्रिंसिपल्स, ये प्रोसीजर्स कहलाती है उस बंदे की learning strategies। The specific actions taken by a learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferable to new situation। यानी वो स्पेसिफिक एक्शंस के एक लर्नर वो स्पेसिफिक एक्शंस करता है ताकि उसको लर्निंग में आसानी हो, उसकी लर्निंग फास्टर हो, वो लर्निंग करते वक्त मोर इंजॉय कर सके, मोर सेल्फ डायरेक्टेड हो, यानी मज़ीद ख़ुद के लिए वो आसानियाँ, ख़ुद की डिटर्मिनेशन के लिए आसानियाँ वो पैदा कर सके, मोर इफ़ेक्टिव हो उसके लिए, और फिर न्यू सिचुएशन जब आ जाए आसानी से उसमें भी वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस किस्म के फैसिलिटीज़ पाने के लिए जो एक्शन लोग करते हैं लर्निंग के दौरान, तो वो उनकी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ कहलाती है। बिहेवियर एंड थॉट्स दैट ए लर्नर इंगेज इन ड्यूरिंग लर्निंग एट दैट आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस द लर्नर इन कोडिंग प्रोसेस। यानी एक लर्नर की वो बिहेवियर, उसके वो थॉट्स जिनको वो ड्यूरिंग लर्निंग इंगेज करता है, और उनकी वजह से उस लर्नर की जो इनकोडिंग प्रोसेस है, उसके जहन में जो मेमोरी बनने की जो प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो बेहतर से मज़ीद बेहतर होती चली जाती है, तो वो उसके लर्निंग स्ट्रेटजीज़ कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी। अब देखिए स्टूडेंट्स के लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। लिखा है ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन रिसर्चर्स हैज़ सजेस्टेड 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज़। के एक ग्रुप ऑफ अमेरिकन रिसर्चर्स जो है उन्होंने 5 टाइप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज़ सजेस्ट किए हुए हैं। उनमें से जो फर्स्ट वन है वो नेटवर्कर्स हैं। तो नेटवर्कर्स कैसे लोग होते हैं, वो कैसे लर्निंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, तो लिखा है इंगेज इन ए लॉट्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट विद अदर स्टूडेंट्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट मीन्स बहस करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स से, और इसी डिस्कशन के थ्रू ये सीखते हैं। तो ये जो डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन करनी है, जो ग्रुप डिबेट करनी है, ये इनकी लर्निंग स्ट्रेटजी है नेटवर्कर्स की, कि इसके थ्रू वो सही तरीके से सीखते हैं। इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट एंड लेक्चरर्स इज़ द की टू लर्निंग फॉर दिस ग्रुप। ये लोग जब स्टूडेंट्स के साथ, जब लेक्चरर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो ये इनके लर्निंग के लिए एक की होता है, की लाइक होता है। इनको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी होती है लर्निंग करने में, तो ये इनकी लर्निंग स्ट्रेटजी कहलाती है। दे एक्सेल इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, नेटवर्क एंड डिस्कशन ऑफ अपोजिंग आर डिफरेंट व्यू पॉइंट। ये लोग एक्सेल होते हैं। एक्सेल मीन्स के ये बहुत ज़्यादा वेल परफॉर्मिंग होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस में। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस कौन सी सेशंस हैं?
जो तख्लीकी सोच बढ़ाने का जो इज्तिमाई तरीका होता है तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहलाता है। यानी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है जिसमें इसके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अपने आइडियाज़, अपने सॉल्यूशंस शेयर करते हैं। तो इसमें ये जो नेटवर्कर्स होते हैं, ऐसे सेशंस में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह होते हैं तो इनमें बहुत अच्छे होते हैं। और कोई डिस्कशन हो रही है या फिर कोई अपोजिंग व्यू पॉइंट्स की बातें हो रही है कि एक अपना ख़्याल जो है वो सामने लाता है, दूसरा अपना ख़्याल सामने लाता है, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं जो नेटवर्कर्स होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अपने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये याद रखनी है कि नेटवर्कर्स जो है वो एक्सेल होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में। दूसरी ये बात याद रखनी है कि डिस्कशन और डिबेट से ये बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। ये चीज़ें आपने नेटवर्कर्स के लिए याद रखनी हैं। दूसरी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है वो नेविगेटर्स की हैं। तो नेविगेटर्स कौन कौन से लर्निंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं? लिखा है टेंड टू लोकेट एंड यूज़ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी नज़र जो है वो बेस्ट इन्फॉर्मेशन पे होती है। ये अपने लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन तलाश करते हैं और उन्हीं पे फिर रिले करते हैं। प्लान ए कोर्स फॉर देयर स्टडीज़ एंड स्टिक टू इट। अपने लिए, अपने स्टडी के लिए ये कोई भी प्लान जो है वो बनाते हैं, पहले से कोई प्लान तैयार करते हैं और फिर उस प्लान के साथ ये बिल्कुल स्टिक होके रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर और प्रोसेस इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी बेटर स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड। ये अपने लिए इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देते हैं, उसको कुछ इस तरीके से प्रोसेस करते हैं कि वो इनके जहन में अच्छी तरीके से स्टोर हो जाती हैं और फिर काम के वक्त जब इनको यूज़ करनी होती हैं तो आसानी से रिट्राइव्ड भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये अपने लिए इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर देते हैं, प्रोसेस करते हैं। बी द स्टूडेंट विद द हाइस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेज अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। और रिसर्चर्स के मुताबिक ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि हमेशा हाईएस्ट मार्क इनके होते हैं, रिजल्ट इनके हमेशा हाईएस्ट रेंज में लाई करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो नेविगेटर्स होते हैं। तो नेविगेटर्स इस किस्म के लर्निंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे है मोनीटर्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के मोनीटर्स जो होते हैं वो किस किस्म के लर्निंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। तो लिखा है tend to make learning plans, check to see if they are on task and compare their progress to their learning plan। ये अपने लिए लर्निंग प्लान बनाते हैं। लर्निंग प्लान बनाना मॉनिटर्स के लिए लाजमी है कि हमेशा ये अपने लिए लर्निंग प्लान बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये इनकी जो प्रोग्रेशन है, जिस तरीके से ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इनकी जो प्लान में जो कुछ इन्होंने अपने लिए फ़िक्स करके रखा हुआ था तो क्या उस तरीके से आगे ये प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। इस तरह ख़ुद को अपने प्लान के साथ कंपेयर करते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड सेट टाइम असाइड फॉर लर्निंग। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह से इनके साथ कोई चीज़ डिस्कस की जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से ये अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके एक अलग टाइम जो है वो एक अलग जगह पे अलग टाइम अपने लिए सेट करते हैं पढ़ने के लिए। रिले ऑन रिकमेंडेड लर्निंग रिसोर्सेज, बुक्स एक्सेट्रा। ये जो रिकमेंडेड रिसोर्सेज होते हैं लर्न करने के लिए तो उस पर रिले करते हैं, उससे इधर उधर ये नहीं जाते। जो रिकमेंडेड बुक्स वगैरह होते हैं तो उन पे ये रिले करते हैं। रदर देन डिस्कशन विद फेलो स्टूडेंट, ये कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं करते। जो इनको रिकमेंडेड रिसोर्सेज दी गई होती हैं तो उन पे रिले करते हैं और उनको फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकर्स हैं। फोर्थ नंबर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं। अब जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं तो वो कौन कौन से लर्निंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। लिखा है यूज़ मेंटल इमेजेस एंड मेमोरीज टू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अपने मेंटल इमेजेस और मेमोरीज़ यूज़ करते हैं कि पहले कोई ऐसी एक्सपीरियंस इनके सामने हुई होगी, कोई चीज़ इन्होंने इससे रिलेटेड देखी होगी, तो उन सब को यूज़ करते हुए न्यू आइडियाज़ ये बनाते हैं और उन न्यू आइडियाज़ के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दे लाइक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी इन असाइनमेंट। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं क्रिटिकल थिंकर्स, ये
ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो कि इंडिविजुअली करने के लिए कोई असाइनमेंट, कोई प्रेजेंटेशन हो, तो ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी उसमें इनकी ये क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए ये ऐसे काम जो कि इंडिविजुअली की जाए तो उन पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैंड ऑन लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इनको कोई हैंड ऑन लर्निंग दी जाए या फिर कोई एक्सपेरिमेंटेशन दी जाए तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। They place relatively little emphasis on memorization and do better on open-ended questions. ये क्या करते हैं कि मेमोराइजेशन करना, चीज़ों को याद करना, उस पर ये इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देते। इनकी इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट मेमोराइजेशन में नहीं होती, लेकिन अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई मसला हल करना होता है, कोई चीज़ बनानी होती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ दैन आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चन, और ये किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक्टिविटीज़ जो है उन पे बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी करते हैं, उन पे अच्छे भी होते हैं। कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर देना ये इतना पसंद नहीं करते। तो ये जितने भी हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस किए, तो ये स्ट्रेटजीज़ क्रिटिकल थिंकर्स के स्ट्रेटजीज़ हैं। अब लास्ट में 5th नंबर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स इंगेजर्स भी होते हैं। अब इंगेजर्स जो स्टूडेंट होते हैं तो वो कौन से लर्निंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं? लिखा है लव टू लर्न। ये लर्निंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से ये लोग जो इंगेजर्स होते हैं ये लर्निंग करते हैं। यूज़ लिस्ट टू हेल्प मेमोराइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ये लिस्ट बनाते हैं, अपने लिए लिस्ट में चीज़ों को नोट आउट करते हैं और फिर उनकी मदद से चीज़ों को याद करते हैं। डू बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन मीनिंगफुल वे विद द मटेरियल एंड देयरफॉर एक्सेल ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी ये बहुत अच्छे से उस वक्त काम करते हैं जब ये एक्टिवली और मीनिंगफुली किसी मटेरियल में, किसी चीज़ में अगर इनकी ये इंगेज हो जाए तो उस टाइम बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, बहुत अच्छे से इनकी एक्टिविटी होती है। तो इसीलिए अगर इनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बेस पे इनको कोई प्रोजेक्ट दी जाए, इनको कोई असाइनमेंट दी जाए जो कि इनके इंटरेस्ट के बेस पे हो, तो उस पे ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। डू वेल ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स पार्टिकुलरली व्हेन द ग्रुप डायनेमिक्स रीइंफोर्स द लर्निंग स्ट्रेटजी ऑफ द रिवर्ड एंजॉयमेंट दीज पीपल थ्रिव ऑन। यानी ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अगर उस ग्रुप प्रोजेक्ट के बाद यानी उसमें कोई रीइंफोर्समेंट हो, रीइंफोर्समेंट मीन्स के उसमें कोई रिवर्ट की बात हो या कोई इस तरह एंजॉयमेंट की जो कि इनके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो फिर उसमें कोई थ्रीव ऑन करने की बात हो, यानी कोई तरक्की की मंजिल तय करने की बात हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। इसमें आप मेन पॉइंट्स इंगेजर से रिलेटेड, क्रिटिकल थिंकर से रिलेटेड याद कर लें, ताकि जब आपसे पेपर में एमसीक्यूज़ में पूछा जाए तो आपको ये बात याद हो कि नेविगेटर्स जो होते हैं वो बेस्ट इंफॉर्मेशन को लोकेट करके फिर यूज़ करते हैं, और जो मॉनिटर्स होते हैं वो डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करते हैं, टाइम अपने लिए साइड करके पढ़ते हैं। इस तरह अपनी छोटी छोटी सी बातें जो है वो इन सब के लिए याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।